अच्छा क्वेश्चन 32 एक डिफरेंट अच्छा टाइप ऑफ क्वेश्चन, जरा फोकस कीजिएगा। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो 27 है ना, किया है 27 या नहीं किया? क्वेश्चन 27 मैंने रिकॉर्ड किया है फर्स्ट क्लास में, उसकी रिकॉर्डिंग लाजमी सुननी है। उसकी वजह आपको आई कैप के रिमार्क्स थोड़े समय लग जाएंगे, ठीक है? वैसे आपको नहीं समझ लगी होगी अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 27 सबसे बुरे रिमार्क्स लिखे हुए हैं, लेकिन अच्छे जरूर है, लेकिन जब आपको नहीं समझ लगे होंगे, इसलिए वो लेक्चर सुन लेना। जो आप लोगों का कल का जो काम है, और लेक्चर ना या तो क्लास ले लिया करे वो वाली, या लाजमी वो लेक्चर सुना करेंगे, क्योंकि मैं इस प्लानिंग के साथ चल रहा हूँ कि इकट्ठा काम ना करूँ, 2 लेक्चर्स के अंदर ना डिवाइड करके दे दूँ, ठीक है? ताकि एक ही जगह पर ना वो टाइम ज्यादा हो जाए तो मुश्किल हो जाती है फोकस करना। अभी जो क्वेश्चन नंबर 32 हम करने जा रहे हैं, ये एक डिफरेंट टाइप का सवाल है, नेचर ही डिफरेंट है। अभी तक हमने जो रिमार्क्स पढ़े हैं और जो आप में से नहीं पढ़े, तो उस रिमार्क्स में भला क्या इशू है? उसमें एक जर्नल रिमार्क्स हम लिख रहे थे। वो जर्नल रिमार्क्स हैं क्या भला? कि हमने कहा जी ये वजह हो रही है, अगर कम हो रही है चीज तो ये वजह हो सकती है। लेकिन जब वो क्वेश्चन के अंदर कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन दे दे, ऐसे एडिशनल इंफॉर्मेशन, फिर हमने जो अपने रिमार्क्स लिखने हैं वो इसके बाहर नहीं जाना, और ये काम आसान हो जाता है। अगर वो एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दे देगा तो हम क्या करेंगे, इससे बाहर नहीं निकलेंगे। उससे हमें क्या फायदा होगा? हमें ये फायदा हो जाएगा कि जो जनरल रिमार्क्स लिखते थे वो गलत भी हो सकते हैं। गलत क्या हो सकते हैं वो मैंने जो क्वेश्चन नंबर 27 है उसमें देखना जरा। एक वैसे मैं बता देता हूं, एक कंपनी की ना जो करंट रेशियो वो कम हो रही थी, एक कंपनी की करंट रेशियो कम हो रही थी। अब हमने तो रिमार्क्स रटे होते हैं ना, हम पहला लिखते हैं हो सकता है उसने लो लेवल ऑफ स्टॉक मेंटेन किया हो, ये रिमार्क सोचते हैं ना। लेकिन क्वेश्चन के अंदर उसका स्टॉक ज्यादा था, जिसके करंट रेशियो कम हो रही थी। बल्कि दिखा देता हूं, थोड़ा सा हल्का सा दर्शन करवा देता हूं क्वेश्चन नंबर 27 का, आप ना निकालने चाहे। हाँ वो अजीब लग रहा था ना, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो लाजमी लेक्चर सुनना, क्योंकि वो फिर आपको अजीब कम लगेगा। देखें इस क्वेश्चन में, देखें कंपनी ए की ना करंट रेशियो कम आ रही थी, करंट रेशियो कम आ रही थी, लोअर थी कंपनी ए की। अब अगर जिस बच्चे ने ये लिख दिया कि इट मे बी लो लेवल ऑफ स्टॉक मेंटेन, तो अब यहां देखें तो सही, क्या कंपनी ए का लो लेवल स्टॉक है भी सही या नहीं? तो जब वो लो लेवल है ही नहीं और आप नीचे लिख रहे हो कि हो सकता है उसका मेंटेन लो लेवल ऑफ स्टॉक, तो ये ना जस्टिफाई होना चाहिए। जो कमेंट लिखते हैं ना, ऊपर जो स्टेटमेंट गिवन है वो उसमें पूरी भी हो रही हो। जैसे यहां पर देखें, उसका जो करंट रेशियो कम होने की सबसे बड़ी वजह ये थी डेटर्स। अब डेटर्स के बारे में हम लिखेंगे, स्टॉक का लफ्ज नहीं लिखेंगे, क्योंकि स्टॉक की वजह से ए की करंट रेशियो ज्यादा होनी थी। अगर रेशियो कम हो रही है तो किस वजह से हो रही है? अब डेटर की रेशियो क्यों कम हो रही है? हम इसकी बुराई भी कर सकते हैं और इसकी अच्छाई भी कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी है, हर अच्छी रेशियो की बुराई हो सकती है और हर बुरी रेशियो की अच्छाई भी हो सकती है। अब इसके डेटर ज्यादा है, इसके डेटर कम है। जिसके डेटर ज्यादा है, अच्छी बात, हो सकता है उसकी क्रेडिट सेल्स डेटर टर्नओवर रेशियो ज्यादा हो, क्रेडिट सेल्स ज्यादा हो रही हूं। नेगेटिव बात क्या है? क्रेडिट सेल्स ज्यादा हो रही हो तो बैड डेट्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। हो सकता है इसके डेटर ज्यादा नजर आ रहे हैं, हो सकता है इसकी कलेक्शन पॉलिसीज इनइफेक्टिव हो। तो सवाल का लिंक बनाकर अगर आप लोग एनालिसिस करोगे ना, तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और आई कैप को तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि तकरीबन को 2 to 3% लोग हैं जो इस तरह से रिमार्क्स देकर आते हैं। ऐसा होता ही नहीं है कि वो लोग क्या करते हैं, इसको पढ़ने का तरीका क्या रखा हुआ है, रिमार्क्स की एक पेज दे देते हैं, ये याद करो। अब वो ये देखते नहीं कि ये मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, ये पेरिशेबल गुड्स का बिजनेस है, ये अभी अभी नया स्टार्ट हुआ है, इसका क्या ताल्लुक है, ऊपर को रिमार्क्स मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा, नहीं, याद कर लो। आपको आपने एक पेपर सुना होगा जी, ऑडिट का पेपर बड़ा मुश्किल होता है जी, पास नहीं होता बच्चों का,
उसमें भी सबसे बड़ी वजह क्या है, उन्होंने याद करवाया हुआ है और वो देखते ही नहीं है बच्चा के सवाल पूछा क्या गया, वो जो याद किया हुआ वो छाप के आ जाता है, लग गया तो ठीक है, नहीं तो अगली दफा। ये वजह। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए हम सवाल पढ़ते हैं। हाँ, हम बेसिकली देखते हैं कि उस पूछ क्या रहा है, हम उसके हिसाब से फिर अपने जवाब देंगे। मतलब एक चीज को वो उसकी वैल्यू बढ़ रही है, अब हम सिर्फ बढ़ने वाली वजह बताएंगे। अगर किसी वजह से वो कम भी हो सकती है ना, उसको इग्नोर करें। अगर हम उसके रेशो इंक्रीज होने की वजह बता रहे हैं ना, तो सिर्फ इंक्रीज होने वाली चीजें पिक करेंगे कि इस वजह से ये इंक्रीज हो सकता है, हालांकि वो डिक्रीज भी हो सकता है किसी वजह से, वो इग्नोर करेंगे। और अगर वो डिक्रीज हो रही है रेशो और हम बता रहे हैं डिक्रीज क्यों हो रही है, तो डिक्रीज होने वाली रीजन लिखेंगे। हो सकता है वो किसी वजह से इंक्रीज हो रही हो, लेकिन वो वजह हम इग्नोर करेंगे। क्वेश्चन देखें जी, फिक्स्ड एसेट है, करंट एसेट है, कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन और करंट लायबिलिटी। नीचे उसने ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गिवन है जी, 2016 30 और 2017 39 यूनिट सेल हुए हैं। सेल कितनी होगी, 300 से 371, 210 से 273 उसकी होगी कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, फिर सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट और नेट प्रॉफिट। फाइनेंस कॉस्ट आपको पता है किसे बोलते हैं, इंटरेस्ट। डन, आगे चलते हैं। अब वो कह क्या रहा है और जवाब कैसे दे। एडिशनल इंफॉर्मेशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1117 हमारा करंट ईयर है। सेलिंग प्राइस वाज डिक्रीज्ड बाय 5% टू बूस्ट द सेल वॉल्यूम। यहां कुछ मिला, क्या मिला, 2017 में हमने सेलिंग प्राइस कम कर दिया है, तो ये बात तो कंफर्म है जीपी रेशो कम होगी, क्योंकि जब सेलिंग प्राइस कम होती है जीपी रेशो कम होती है। तो खुद कह रहा है टू बूस्ट द सेल वॉल्यूम। अब अगली बात जो इंपॉर्टेंट है, इससे सेलिंग प्राइस कम होने से हमारी सेल ज्यादा हो जाएगी, जीपी रेशो कम हो जाएगी, ओवरऑल एनपी रेशो बढ़ सकती है, क्योंकि सेल वॉल्यूम ज्यादा होने से ना बाकी एक्सपेंस तो फिक्स रहेंगे, और बाकी एक्सपेंस फिक्स होने से सेल वॉल्यूम बढ़ने से फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूस हो जाएगी। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो वही रहेगी, पर यूनिट रिड्यूस हो जाएगी। आगे देखते हैं, इसमें आपने मुझे बताना है कौन सी रेशियो इफेक्ट होगी, बाद में देखते हैं क्वेश्चन में भी। ड्यूरिंग द ईयर 17 मतलब करंट ईयर, सप्लायर डिमांड प्राइस इंक्रीज 4%। सप्लायर ने कहा यार 4% कीमतें बढ़ाओ। एसकेएल रेजिस्ट द प्राइस इंक्रीज, वो कहता नहीं। However, both parties to reduce the credit period, दोनों इस बात पे राजी हो गए कि ठीक है, पहले आप अगर 40 दिन बाद पैसे देते थे ना, फिर पैसे जल्दी दे दिया करो, इस बात पे एग्री हो गए। इसका मतलब है एवरेज पेमेंट पीरियड कम हुआ होगा या ज्यादा, एवरेज पेमेंट पीरियड कम हुआ होगा, गुड हो गया ये बात। लिक्विडिटी पोजीशन इंप्रूव हुई होगी या खराब हुई होगी, लिक्विडिटी पोजीशन वीक हुई होगी। भला क्यों, क्योंकि हमारा कैश फ्लो आउट हो रहा है, हमने पेमेंट जल्दी करनी पड़ रही है। करंट रेशो कम हो रही होगी या ज्यादा, करंट रेशो कम होगी या ज्यादा, कम होगी। भला क्यों, हम अपना स्टॉक कैश पे खरीदेंगे, हमारा कैश जल्दी कम हो जाएगा। अच्छा एक जरा खामोशी, इसके ना मैंने आपको कहा ना कि डबल इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन हमने उस चीज को देखना है, कम हो रही है तो कम की वजह बताना, ज्यादा हो रही है तो ज्यादा की वजह बताना। अब इस रेशियो से अगर मैं चाहता तो करंट रेशियो को ज्यादा भी शो कर सकता हूं। मैं कहूंगा जी लायबिलिटी जल्दी पे हो जाती है, तो लायबिलिटी कम हो जाएगी, करंट रेशियो ज्यादा हो जाएगी, लेकिन एक्चुअल में करंट रेशियो कम हो रही है, तो मैंने फिर कम होने की वजह बतानी है, ज्यादा होने वाली कोई वजह नहीं बताऊंगा। आगे चलते हैं। सबसे अच्छी ये चीज है, और इस तरह की चीजें ना ढूंढनी है पेपर में। हमने जर्नल कमेंट में भला क्या ढूंढना होता है, नेचर ऑफ बिजनेस चेक करनी होती है, स्टार्ट डेट चेक करनी होती है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट चेक करनी होती है। ये होता है कि अगर जर्नल रिमार्क्स है, और एक कमेंट का लिंक बनाकर दूसरे कमेंट के साथ एक लिंक भी करना होता है कि भाई उसकी फलां रेशो की वजह से ये रेशो खराब हो रही है।
जब ये पैराग्राफ आ जाए तो इसके बाहर ही नहीं निकलना, इसको बेस्ट इस्तेमाल करना। अब जरा तीसरे नंबर पर देखें, कहते हैं एसक्यूएल हैड बीन रनिंग इट्स बिजनेस इन अ रेंटेड बिल्डिंग हुज एनुअल रेंट इज 15 मिलियन। कहता है आपका बिजनेस ना एक बिल्डिंग में है जो रेंट पे लिया हुआ, ठीक है, और 15 मिलियन है उसका रेंट। ड्यूरिंग द ईयर एसक्यूएल परचेज दिस बिल्डिंग 200 मिलियन। इस साल 2017 में उसने वो बिल्डिंग ही खरीद ली। कुछ फर्क पड़ा होगा? रिटर्न ऑन एसेट कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? रिटर्न ऑन एसेट कम होगा ज्यादा? रिटर्न ऑन एसेट कम होगा, रिटर्न ऑन एसेट कम होगा। लेकिन हम देखेंगे अगर कम होगा तो कम वाली रीजन लिखेंगे क्योंकि एसेट टोटल बढ़ गया ना। रिटर्न ऑन एसेट का फार्मूला कहता है प्रॉफिट डिवाइड बाय एसेट। पहले हमारी बिल्डिंग नहीं थी, अब 200 मिलियन की बिल्डिंग आई तो डिनोमिनेटर बढ़ा या न्यूमिनेटर बढ़ा? डिनोमिनेटर बढ़ा तो कम हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ज्यादा हो रही हुई तो फिर हम कम होने वाली वजह नहीं बताएंगे, ज्यादा होने वाली वजह बताएंगे। आगे चलते हैं, कहते हैं द फंड आर अरेंज्ड पार्शली थ्रू लॉन्ग टर्म लोन। क्या मतलब है पार्शली थ्रू अ लॉन्ग टर्म लोन? मतलब जो 200 मिलियन देना है पार्शली, कुछ या पूरा, कुछ हिस्सा हमने लोन ले लिया। अब लोन लेने से ना हमारी करंट रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बाकी के पैसे हैं वो कहां से पे करेंगे? कैश बैंक, कैश एंड बैंक से। उस वजह से हमारी करंट रेशियो कम होता है। मतलब नॉन करंट एसेट कैश पे खरीदने से आपकी करंट रेशियो कम हो जाती है। क्यों कम होती है? कैश क्रेडिट हो जाता है, आपका कैश आउट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, और उसकी यूजफुल लाइफ क्या है? भले इसके ऊपर मजीद बात करते हैं, और मजीद बात करने से पहले यहां से भी कुछ इंफॉर्मेशन चोरी करते हैं। यहां पर देखिए आपका पिछले साल इंटरेस्ट कितना था? 8। इस साल कितना है? वजह क्या है? बिल्डिंग ली आपने उधार में। बिल्डिंग उधार लेने से आपकी फाइनेंस कॉस्ट में कितना इजाफा हो रहा है? 5 मिलियन। अब आपने IAS 8 पढ़ लिया, सारा कुछ खा पी गए हो, तो अभी भी अगर आपको चीजें नहीं समझ आती ना तो फिर थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। देखिए हमने एक बिल्डिंग का रेंट देते थे 15 मिलियन, एक बिल्डिंग का रेंट देते थे 15 मिलियन। अब वो बिल्डिंग आपने खुद खरीद ली है, तो ये 15 मिलियन फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ? कि अब आपको रेंट नहीं देना पड़ेगा, अब आपको रेंट नहीं देना पड़ेगा। एक्सपेंस आपका सेव हो गया 15 मिलियन का, बट डेप्रिसिएशन भी तो आएगी, डेप्रिसिएशन भी तो आएगी, फाइनेंस कॉस्ट भी तो आ रही है। हम कहते हैं हमारा फायदा हुआ है, लेकिन उसके बैकएंड पे तो देखें, क्या जब एसेट पहले जब रेंट पे थी बिल्डिंग तो क्या डेप्रिसिएशन आ रही थी? क्या फाइनेंस कॉस्ट आ रही थी? नहीं आ रही थी। लेकिन 15 मिलियन तो हमने सेव कर लिया, लेकिन हमारे एक्सपेंस कौन कौन से अब स्टिल आएंगे? एक डेप्रिसिएशन आएगी, एक फाइनेंस कॉस्ट आएगी। मुझे बता सकते हो डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 200 मिलियन का आपकी बिल्डिंग है, 40 साल उसकी लाइफ है। 200 मिलियन की आपकी बिल्डिंग है, 40 साल उसकी लाइफ है। नजर आ रहा है? तो जब मैं 200 को 40 पे डिवाइड करूंगा 5 मिलियन, और फाइनेंस कॉस्ट 8 से 13 हो गई है। बिल्डिंग खरीदने से 10 मिलियन का खर्चा बढ़ जाएगा, लेकिन 15 मिलियन का खर्चा सेव हो जाएगा। तो नेट हमें फायदा हुआ या नुकसान? 5 मिलियन का नेट फायदा हो गया, तो हमारा नेट प्रॉफिट 5 मिलियन से बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। इस 5 मिलियन से आपकी सारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बढ़ जाएगी, जीपी के अलावा। जीपी के, क्योंकि जीपी की तो कोई बात ही नहीं हो रही ना। जीपी कहां तक रहता है? सेल कॉस्ट ऑफ सेल, मतलब सेल परचेज, सेल रिटर्न परचेज रिटर्न, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, वही चीजें। पता है ना जीपी तक क्या क्या होता है? बस उसमें कोई मसला आएगा तो आपकी जीपी रेशियो पे फर्क पड़ेगा, अगर उसमें मसला नहीं है तो जीपी रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डन। आगे चलते हैं। ये तो बात पता है उसने 5% हम अपनी कीमतें बढ़ कम की थी, उससे क्या हुआ था?
जीपी रेशियो कम तो हो गई थी, सेल कम हुई थी, ज्यादा हो गई थी। कहता है 75% सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस आर फिक्स्ड। 75% हमारे सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस, मतलब जो अदर एक्सपेंस नहीं आते, 75% फिक्स है। हमारी सेल कम हुई है ज्यादा, और खर्चे हमारे वही। फिक्स का क्या मुराद है, खर्चे चेंज नहीं हुए, इनकम हमारी चेंज हो गई, तो फायदा नेट हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बढ़े। डन। आगे कहता है कंप्यूट द फॉलोइंग रेशियो। पहले कहता है जी रेशियो फाइंड करें 2017 की और 2016 की। फिर आगे वो कहता है कीप इन व्यू द अबव इंफॉर्मेशन। कहता ऊपर वाली इंफॉर्मेशन दिमाग में रखो, कमेंट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी। प्रॉफिटेबिलिटी एंड, इसका मतलब है आपने वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के ऊपर कमेंट करने हैं और आपने लिक्विडिटी के ऊपर कमेंट करने हैं। क्या आप इसके अंदर एक ये भी तो है डेट इक्विटी रेशियो, इसके ऊपर कमेंट। पेपर में ये ना कहना कि मैं उसको इंप्रेस करता हूं, मुझे ये भी आता है ये भी आता है। पेपर में सिर्फ वो जो उसने पूछा है उससे बढ़ के एक भी बात का जवाब नहीं देना, सलाम का भी जवाब नहीं देना, सिवाय उसके जो उसने पूछा है। जो पूछेगा उससे आगे पीछे नहीं जाना। उसने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में पूछा, हम बता सकते हैं 5 मिलियन के साथ प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी ज्यादा होगी, 75% फिक्स खर्चों की वजह से कम होगी ज्यादा, जीपी रेशियो 5% सेल कम होने की वजह से कम होगी ज्यादा, कम होगी। बिल्डिंग खरीदने से हमारी लिक्विडिटी पोजीशन पे क्या फर्क पड़ेगा, कम होगी। 5 बहुत जल्दी पैसे देने अपने सप्लायर को, यानी कैश परचेज डिस्पोजल कर देनी एक तरह से, तो हमारी लिक्विडिटी पोजीशन। इनको बेस बनाकर अपनी तरफ से अब कोई बात नहीं करेंगे, इसको बेस बनाकर हम अपने रिमार्क्स लिखेंगे। लेकिन अगर हम बिल्डिंग फिर नहीं होगी, क्योंकि उसने पार्शली उधार पे खरीद लिया। अगर वो पूरा उधार पे खरीद लेता ना तो हम लिक्विडिटी पोजीशन का उसके साथ लिंक ही ना करते। अब इसको पहले तो हल करने का तरीका कैसे होगा, जब वो किसी कंपनी के साथ या अपने साल के साथ कंपैरिजन करवाता है तो ये दोनों सालों का लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे रेशो, ये जवाब देने का तरीका होगा। यहां पर लिखेंगे 2017 या 16 लिख लें, 2017 लिख दें, ठीक है। पहले तो क्योंकि उसने कलेक्टिवली रिमार्क्स पूछे हैं, अलग अलग सबके नहीं पूछे, तो हम भी फिर कलेक्टिवली रिमार्क्स लिख देंगे। सबसे पहले वो कहता है जी जीपी रेशियो बताओ, जो उसने रेशियो बताई। फिर जीपी के बाद एनपी मार्जिन क्या आता है, एनपी मार्जिन बताओ। फिर वो कहता है जी रिटर्न ऑन एसेट बताओ, फिर कहता है जनाब आप डेट इक्विटी रेशियो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बताओ। फिर वो कहता है डेट इक्विटी रेशियो बताओ, और फिर वो कहता है करंट रेशियो बताओ। डन हो गया जी। अब पेपर में सबसे पहले लिखना है इनके सामने हर एक का अपना अपना फार्मूला, जीपी ओवर सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। एनपी का क्या होगा, एनपी ओवर मार्जिन भी उसने खुद ही क्या दिया। और रिटर्न ऑन एसेट का फार्मूला क्या होगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय, ठीक होगी बात। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जी, जब वो खुद कह दे, प्रॉफिट पीबीआईटी डिवाइडेड बाय एवरेज। अच्छा मुझे ये बताओ कि हम इसमें एवरेज लेंगे या
क्लोजिंग लेके 2016 और 2017 दोनों को कंपैरिजन करना है, तो 2017 की तो एवरेज निकल आएगी, 2016 की तो एवरेज निकल ही नहीं सकती। ये बात नहीं सीखी आपने या सीखी है बता? तो हमने 2016 और 2017 2 साल है, तो अगर आपके पास या तो 2015 का डाटा होता तो फिर 17 के लिए भी एवरेज फाइंड करते, 16 के लिए भी एवरेज। अब तो 17 और 16 को कंपेयर करना है और 16 की तो एवरेज फाइंड ही नहीं कर सकते, तो फिर उसके लिए क्या जरूरी है कि हम क्लोजिंग डाटा को ही एवरेज मान लें। ये बात शायद मैंने पिछली रिकॉर्डिंग में तो बताई तो जरूर है, तो इसलिए ना वो लेक्चर या तो आप फिजिकल ले लिया करें, ठीक है, वरना रिकॉर्डिंग लाजमी लिया करें। अब बता तो दिया, दोबारा बताओ। देखिए आप वैसे तो हम एवरेज लेते हैं ना, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। अब 2017 में तो एवरेज फाइंड ही नहीं हो सकती है क्योंकि 16 ओपनिंग है 17 क्लोजिंग है। अब 2016 की एवरेज नहीं फाइंड हो सकती और हमने दोनों को कंपेयर करना है, फिर दोनों का क्लोजिंग डाटा को एवरेज मान लेंगे, एवरेज फाइंड नहीं करेंगे। ये दाऊद उसको कहेंगे कि थोड़ी देर के लिए कोई सी चला दे, फिर उन्होंने कहा 10 मिनट बाद चाय बंद कर देना, ताकि ना वो छापस हो जाएगी तभी नींद आना शुरू हो जाएगी। डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो में क्या होगा, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, और करंट रेशियो करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। अब सारे रेशियो फाइंड करते हैं, सारी रेशियो फाइंड करके फिर उसके ऊपर रिमार्क्स देते हैं। हाँ जी, रेशियो फार्मूला तो लिख लिए ना जी। मुझे बताओ बुक अगर सामने है आपके, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट ये है आपका ग्रॉस प्रॉफिट 90 डिवाइडेड बाय सेल कितनी है जी, 300 मल्टीप्लाइड बाय 100, 30%। 2017 का भी सेम काम करना है, 98 डिवाइडेड बाय 371 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आ गया, 26.4%। उसके बाद हमने करना है एनपी रेशियो, उसका फार्मूला क्या होगा, एनपी नेट प्रॉफिट ओवर सेल मल्टीप्लाइड बाय, तो नेट प्रॉफिट कितना है 22 डिवाइड बाय 300 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना 7.3%। और जल्दी से साथ साथ कैलकुलेशन करते जाए। 30 डिवाइडेड बाय सेल ऊपर गिवन है, वैसे ही मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना 8.08%। हाँ जी, यहां पर एक मसला आएगा आपको, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये तो आपके पास 30 है, ये तो आपके पास क्या गिवन है भला, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो टैक्स और इंटरेस्ट वापस इसमें ऐड बैक कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर। तो प्रॉफिट 22 प्लस 8 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स कितने हैं, टोटल एसेट्स 440 एक के और 501 के, 440 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आ जाएगा 6.8। और बिल्कुल ऐसे ही उस दूसरे का प्रॉफिट 30 प्लस 13 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट 500 मल्टीप्लाइड बाय कितना 8.6%। ओके की बात। नेक्स्ट हाँ जी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऊपर गिवन है 22 प्लस 8 डिवाइड बाय कैपिटल इंप्लॉयड।
कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल भी आता है और रिजर्व भी आता है। इसमें गिवन ही सिर्फ एक है और लॉन्ग टर्म डेट इसमें ऐड कर देंगे। 260 जमा 100 360, ये कितना आ गया? 8 पॉइंट। हाँ जी, दूसरे का प्रॉफिट कितना है? 280 और 170 पे डिवाइड कर दें। 43 डिवाइड बाय 450 मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना आ गया? 9.5%। डेट इक्विटी रेशियो किसके बराबर है? डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। डेट है 100 और इक्विटी है 260, कितना आ गया? 450। हाँ जी, 100 डिवाइड बाय 260 कितना आ गया? 0.3। और दूसरे का कितना है? 170 डिवाइड बाय 280 0.6। करंट एसेट्स कितने हैं? 280 लायबिलिटीज 280 280 करंट लायबिलिटी चाहिए है। 80 डिवाइड बाय 200 डिवाइडेड बाय 90 डिवाइडेड बाय 50, ये कितना आ रहा है? 2.5। और दूसरे का चेक करें। 90 डिवाइडेड बाय 50, 90 डिवाइडेड बाय 1. अच्छा, आप देखिएगा जरा, जीपी रेशियो सबके अलग अलग रिमार्क्स देने हैं ना, जरा गौर फरमाइएगा। जीपी रेशियो कम हो रही है, उसकी वजह पता है क्या? वजह बैकएंड पे सेलिंग प्राइस रिड्यूस की है। एनपी रेशियो भी बढ़ रही है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बढ़ रहा है, रिटर्न ऑन एसेट भी बढ़ रहा है। डेट इक्विटी रेशियो के बारे में उसने नहीं पूछा तो नहीं बताएंगे। डेट इक्विटी रेशियो के बारे, वैसे तो हाई गियरिंग है, पता है हाई गियरिंग क्यों है? वैसे तो लोग पिछले साल हर 1 रुपए में 38 था लोन, अब 1 रुपए में 60 लोन है। लो गियरिंग है या हाई गियरिंग? पता है क्यों हाई गियरिंग हुआ है? बिल्डिंग उधार पे लेने से। लेकिन इसके बारे में उसने नहीं पूछा तो हमने पेपर में नहीं बताना। उसके बाद एंड पे डेट इक्विटी रेशियो पहले से कम हो रही है, सॉरी करंट रेशियो। वो एक तो वो जल्दी दे रहे हैं, पेमेंट जल्दी कर रहे हैं, और दूसरा जो बिल्डिंग खरीदी है उसके पेपर भी कैश पे किया है। अब इसके रिमार्क्स देखते हैं। सबसे पहले ना प्रॉफिटेबिलिटी के रिमार्क्स लिख लेते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। हाँ जी, रिमार्क्स देते वक्त आपने किस बात का ख्याल रखना है? इन्हीं इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करना है। सबसे पहला रिमार्क्स देखते हैं, सिंस सेलिंग प्राइस reduce in current year, so selling price reduce its current, so total sale volume increase, total sale volume increase due to and GP ratio reduce। ओके की बात, किसको क्या कर रहे हो? पता है आपको? चला के आ जाओ। नंबर 2, अच्छा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बढ़ रही है, उसकी दो वजह भी तो है। एक तो हमारा नेट रेंट सेव हो रहा है और दूसरा हमारे 75% फिक्स्ड एक्सपेंस होने की वजह से सेल ज्यादा है।
तो ओवरऑल फिक्स कॉस्ट पर यूनिट भी रिड्यूस हो रही है, तो वो भी लिख देते हैं। ड्यूरिंग द ईयर, during the year, building purchase that save rental income rupees 15 minus 5। ये पता है कैसे रेंट सेव हुआ है? डेप्रिसिएशन और फाइनेंस कॉस्ट चार्ज करके 10 आया था और रेंट सेव हमारा 15 था। और नंबर 3 हम लिखेंगे 75% फिक्स्ड कॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर, सेल वॉल्यूम इंक्रीज, सेल वॉल्यूम इंक्रीज बट fixed cost remain same, sale volume 75% fixed cost during the year, sale volume increase but fixed cost remain same, so fixed cost per unit reduce, fixed cost। तो ये 3 बातें ही हैं जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को डिस्टर्ब कर रही थी। फिर उसके बाद लिक्विडिटी रेशियो के बारे में भी उसने रिमार्क्स पूछे हैं। तो फिक्स करंट रेशियो कम हुई है, लिक्विडिटी के भी रिमार्क्स पूछ रहा है ना, तो रेशियो हमारी कम हुई है। रेशियो कम होने की 2 ही वजह, अर्ली पेमेंट टू सप्लायर और जो पार्शियली बिल्डिंग परचेज्ड ऑन कैश। तो ऊपर हेडिंग दे दें के लिक्विडिटी रेशियो। हाँ जी, सबसे पहले पहली वजह अर्ली पेमेंट टू सप्लायर। दूसरा क्या आता है? पार्शियली बिल्डिंग परचेज्ड ऑन कैश ट्रांजैक्शन। ओके की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 निकाले। क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा, ये भी जब सवाल आया था बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया था इसने। वजह 16 नंबर का ये सवाल पेपर में आया हुआ है और फ्री के नंबर भी थे। अब कुछ लोग इनसे 1 नंबर भी नहीं ले पाए, वजह सवाल नहीं पिक हुआ। आता सबको था, 80% पेपर ना सबको आता होता है। मसला क्या रहता है दरमियान में पिक करना, और ये तो सबको आता था सवाल, लेकिन 40% बच्चों ने सवाल अटेम्प्ट ही नहीं किया, पिक नहीं कर पाए। फिर बाकी बहुत सारे बच्चे जिन्होंने पिक कर लिया वो पूरे नंबर नहीं ले सके, वो सिर्फ 8 नंबर ले सके 16 में से। ये बात मैं आपको नहीं समझाऊंगा अभी, आपने मुझे बताना है किस वजह से नंबर मिस हुए होंगे बच्चों को। ना अटेम्प्ट करने की वजह भी आपने बतानी है, और एक और बात आपने बतानी है कि गलती कहां पर हुई होगी जिसका सवाल पिक हो गया होगा। राइट, अब चलते हैं, रिक्वायरमेंट पढ़ने लगा हूं मैं। लिखा हुआ कंप्यूट रेलिवेंट रेशियो ऑफ SL एंड TL। क्या पूछ रहा है? कंप्यूट रेलिवेंट रेशियो। अब ना अटेम्प्ट करने की वजह उसने कोई भी रेशियो नहीं पूछी, उसने इनडायरेक्ट सवाल पूछा। पूछी रेशियो ही, जैसे कि आपको करंट रेशियो का फार्मूला नहीं आता, क्या आपको कलेक्शन पीरियड का फार्मूला नहीं आता, पेमेंट पीरियड का फार्मूला नहीं आता, फार्मूले वही पूछे हैं
लेकिन स्टाइल चेंज कर दिया। नीचे होता है आता तो सारा सवाल था बच्चों को, रिमार्क्स लेकिन के लिए पिक ही नहीं किया। रिमार्क्स के लिए आगे उसने कहा रेलिवेंट रेशियो फाइंड करिए, उसने रिमार्क्स पूछे हैं? नहीं, तो हमने रिमार्क्स नहीं देने। एक बात आगे, अभी सवाल भी खत्म हुआ। कहता है कंप्यूट रेलिवेंट रेशियो ऑफ एसएल एंड टीएल टू असेस which company seems to give more incentive to its customer to pay on time। कौन सी रेलिवेंट रेशियो फाइंड करेंगे इसके लिए? क्या कह रहा है? कौन सी कंपनी मोर इंसेंटिव दे रही है अपने कस्टमर को जो जल्दी पेमेंट करे? तो कौन सी रेशियो पूछ रही है? डेटर कलेक्शन पीरियड। कौन सा? डेटर कलेक्शन पीरियड। सवाल को कैसे हल करेंगे? उसने रेलिवेंट रेशियो भी पूछी है, इसमें एवरेज तो फाइंड ही नहीं कर सकते क्योंकि ओपनिंग गिवन ही नहीं है। यहां पर पहले क्या है? एसएल है टीएल है? एसएल पहले है, टीएल बाद में है। वही तरीकाकार पुराना, रेशियो फाइंड करेंगे। आपने कहा यहां पर रेशियो का फार्मूला लिख देंगे। कौन सी रेशियो फाइंड करेंगे जी? डेटर कलेक्शन पीरियड। डेटर कलेक्शन पीरियड फार्मूला क्या है? नेट क्रेडिट सेल कलेक्शन पीरियड है। नहीं, पहले कलेक्शन पीरियड का दोबारा फार्मूला बताओ। डेटर डिवाइडेड बाय नेट। हाँ, एवरेज डेटर्स डिवाइड बाय नेट क्रेडिट सेल्स हमारे पास 365 डेज। जैसे कभी कभी वो खुद भी बता देता, देर तो ख्याल रखना। अच्छा बताएं, 2700 नहीं, टोटल बता दिया एसएल का आंसर। एसएल के कितने नंबर ऑफ डेज आ रहे हैं? 33 एसएल के 59 है इसके 33 और उसके 30। ये आ गया। उसने कहा ना रेलिवेंट रेशियो फाइंड करें, रेशियो फाइंड होगी। क्या उसने कुछ और भी पूछा? सर बताएंगे। उसने ये भी पूछा कौन सी कंपनी ज्यादा इंसेंटिव दे रही है? Which company seems to give more incentive to its customer to pay on time। तो पहले तो पिक नहीं हुआ, और जिसको पिक हुआ बस ये फाइंड करके आ गए और आगे जवाब लिखा ही नहीं। दूसरा जवाब भी लिखना था। कौन सी कंपनी पे कर रही है ज्यादा इंसेंटिव? तो कौन सी कंपनी पे कर रही है? टीएल या एसएल? एसएल। साहर, कौन सी कंपनी इंसेंटिव ज्यादा दे रही है अपने कस्टमर को? टीएल। अच्छा, इंसेंटिव जो जल्दी पैसे कलेक्ट हो गए उसको इंसेंटिव दिया जाएगा, जो लेट पेमेंट मतलब हम किस कस्टमर को इंसेंटिव देंगे? जल्दी पेमेंट करने वाले को या लेट पेमेंट करने वाले को? उसको इंसेंटिव देंगे। नहीं, इंसेंटिव देना किसको है? जल्दी पेमेंट करने वाले को या लेट पेमेंट करने वाले को? टीएल के कस्टमर 33 दिन में दे देते हैं, एसएल के कस्टमर 59 डेज में पेमेंट करते हैं। तो इंसेंटिव कौन सी कंपनी दे रही है? टीएल दे रही है, क्योंकि उसके लोग जल्दी पैसे दे रहे हैं। तो ये जवाब भी देना था, एक लाइन लिखनी थी, टीएल गिव मोर इंसेंटिव टू, बस इतना ही, इससे ज्यादा आगे अंग्रेजी नहीं लिखनी थी। अब पहला सवाल क्या गलत हुआ था कि पिक नहीं हुआ सवाल। पिक हुआ तो क्या आधा रेशियो लिख दी, लेकिन दूसरा रिमार्क्स नहीं दिया, क्योंकि क्या लिखा हुआ है? कहता है विच कंपनी सीम्स टू। आगे चलते हैं, ये जुबान से पूछ लेते हैं। विच, ये हर लाइन के साथ पढ़ना है। विच कंपनी सीम्स टू अवेल एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स फ्रॉम इट्स सप्लायर। रेशियो कौन सी है? हाँ, पेमेंट पीरियड वाला, एवरेज पेमेंट टाइम। आंसर क्या होगा? ज्यादा आंसर होगा, ज्यादा वाला आंसर होगा या कम वाला आंसर होगा? ज्यादा वाला। क्या सवाल क्या पूछ रहा है? कौन सी कंपनी अपने सप्लायर को ज्यादा टाइम दे रही है? तो जिसके ज्यादा दिन आएंगे उसी। तो फार्म रेशियो के नाम लिखेंगे पेमेंट पीरियड। कितना जवाब आ रहा है जी पेमेंट का? 92.8 और दूसरे का 59.1। बताओ, एसएल मोर एक्सटेंडेड पीरियड दे रही है सप्लायर को या टीएल? एसएल दे रही।
नेक्स्ट, which company seems to be more efficient in use of capital? कौन सी कंपनी अपना कैपिटल बेस्ट इस्तेमाल कर रही है? कौन सी रेशियो से पता चलेगा? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल के ऊपर कौन सी कंपनी जो ज्यादा रिटर्न कमाएगी वो ज्यादा अच्छा इस्तेमाल कर रही है पैसा अपना। तो क्या लगाएंगे? रिटर्न ऑन कैपिटल। फार्मूला आता है उसका, क्या फार्मूला होगा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय एवरेज कैपिटल। फाइंड तो करना ही नहीं, चलो फाइंड तो बल्कि जरूरत है। क्या आ रहा है? 17.48% और 19.22। बताओ कौन सी कंपनी बेस्ट अपना कैपिटल इस्तेमाल कर रही है? एसएल या टीएल? सवाल समझना ही मेन सीए के अंदर टारगेट होता है। लो जी, इतना जनती बात आ गई। कीप लोअर सेलिंग प्राइस टू गेन मार्केट शेयर। जीपी रेशियो। चलो जीपी रेशियो में जवाब कौन सा होगा? कम वाला ज्यादा वाला? कीप लोअर सेलिंग प्राइस, किस कंपनी ने अपनी सेलिंग? लोअर वाला, क्योंकि जिसका जीपी रेशियो कम आता है उसने सेलिंग प्राइस कम की होती है। नहीं पता चला? पक्का? चले, तो जीपी रेशियो फाइंड करनी है। जीपी रेशियो एसएल की कितनी आ रही है? और फार्मूले तो आते हैं ना। हाँ, जीपी रेशियो एसएल की कितनी आ रही है? 31.74 और दूसरे की 21.47। बताओ कौन सी कंपनी ने सेलिंग प्राइस ऑफर की होगी? टीएल ने, क्योंकि टीएल का जीपी रेशियो कम आ रहा है। चले, 5वें नंबर पर हैव बेटर लिक्विडिटी पोजीशन। करंट रेशियो फाइंड करेंगे। अच्छा, पेपर में जब ये बच्चों ने किया ना करंट रेशियो, वो बराबर आ गया। अब क्या करें? फिर एसिड टेस्ट रेशियो निकाल लेंगे। अगर करंट रेशियो से सवाल का जवाब आ जाता तो वो उधर से बता देते कि जी इसकी बेस्ट लिक्विडिटी पोजीशन है, और उसका वो बराबर आ गया। और क्विक रेशियो से पता चल गया कि किसकी बेटर, तो जिसकी ज्यादा आंसर आएगा वो बेटर लिक्विडिटी पोजीशन, जिसका कम आएगा उसका। अच्छा ये बताएं, ये कौन अफीफ बताएगा? हैव हायर एबिलिटी टू कन्वर्ट इट्स एसेट्स इनटू प्रॉफिट। रिटर्न ऑन एसेट। हायर वाला या लोअर वाला? हायर वाला, क्योंकि जिसका जितना रिटर्न ज्यादा आएगा एसेट्स के ऊपर वो उतना ज्यादा एसेट अच्छे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक होगी बात? जो जितना रिटर्न ऑन एसेट जिसका ज्यादा आएगा वो उतना बेस्ट एसेट अपने इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 7, ये तो मेरे ख्याल में बहुत कम लोगों ने सही किया था। कंट्रोल ऑपरेटिंग एक्सपेंस मोर एफिशिएंटली। अच्छा, इसमें ना एनपी और जीपी दोनों फाइंड करके करना पड़ेगा, क्योंकि एनपी और जीपी से ही तो पता चलना है। तो एक डायरेक्ट तरीका ना बता दूं, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की रेशियो फाइंड कर लो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की रेशियो फाइंड कर लो। मैंने आपको बताया था एसपीएल की किसी भी लाइन आइटम की रेशियो फाइंड करोगे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय, कम वाला बेस्ट इस्तेमाल कर रहा है, ज्यादा वाला कम वाला। लास्ट, हायर एबिलिटी टू रेल बैंक लोन इन फ्यूचर। पहले तो रेशियो बताओ। गियरिंग रेशियो लो वाला जवाब होगा या हाई वाला? आसफा को कैसे लो गियरिंग का मतलब क्या होगा? उसने पहले कम लोन लिया हुआ है, तो उसके बाद मजीद एबिलिटी है लोन लेने की, और समय लग गई है। अब जी आपके जो 31 तक क्वेश्चन है ना वो क्लास में पूरे हो चुके हैं, 31 तक, बल्कि 32 भी हो गया। 32 तक आपके सारे सवाल कंप्लीट हो गए हैं, और आपने नहीं की वो अलग बात है, कर लो तो बेहतर हो जाएगा आप लोगों के लिए। और बहुत खूबसूरत आंसर है। 27 क्वेश्चन बड़ा अच्छा सवाल है, 25 बहुत अच्छा सवाल है, 32 बहुत अच्छा सवाल था। ये सवाल बजाते खुद बड़ा अच्छा था। अब आपने जो कल करने हैं, पिछले सारे सवाल जो आपके रह गए हैं वो कंप्लीट करने हैं, लाजमी करने हैं। 33, 34, 36
ठीक है, ये जो 34 36 है वो गिवन इंफॉर्मेशन वाला है, और 33 छोटा सा सवाल है कैश ऑपरेटिंग साइकिल वाला। कल ये सवाल अगर हो जाएंगे, टोटल 42 क्वेश्चन है इसके, मजीद मैंने 2 सवाल इसके करवाने हैं तो ये खत्म हो गया। ठीक है, मंगल का